हेलो स्टूडेंट, मैं अनिश कुमार यादव एक बार पुनः आप सबका ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग क्लास हाई स्कूल के अंतर्गत डाइजेस्टिव सिस्टम की जो नेक्स्ट वीडियो है यानी कि पार्ट 4 वीडियो जो है उसमें हम लोग अध्ययन करेंगे कि पैंक्रियाज क्या होता है और उसका क्या फंक्शन होता है, किस तरह हमारे शरीर के भाग में स्थित होता है। इस चीज को हम लोग अध्ययन करेंगे। देखिए, पैंक्रियाज जो है एक महत्वपूर्ण डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है। पैंक्रियाज एक महत्वपूर्ण डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है जो भोजन को पचाने में मदद करता है। बहुत सारे इसके द्वारा इंपॉर्टेंट मटेरियल सीक्रेट्स किए जाते हैं, स्रावित किए जाते हैं जो भोजन को डाइजेस्ट करता है, और भी इसके द्वारा स्रावित फंक्शन अलग अलग कार्यों के लिए यूटिलाइज होते हैं या फिर अलग अलग कार्य करते हैं। देखिए, पैंक्रियाज जो है, ये पैंक्रियाज अगर हम लोग देखें कहाँ हम लोगों के पाया जाता है तो हमारी जो ग्रहणी थी यानी कि डियोडिनम थी। डियोडिनम जो होता है वो लगभग सी आकार की एक संरचना होती है। इस तरह आपके स्टमक से निकलने के बाद जो नली होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो आपके डियोडिनम बनाती है यानी कि सी आकार की एक संरचना बनाती है। इस सी आकार की संरचना से लगी हुई एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है यानी कि जो पैंक्रियाज की जो शेप है वो लीफ लाइक होती है यानी कि पत्ती सदृश होती है। तो ये पत्ती की सदृश संरचना पाई जाती है जो इस सी आकार। इसके ऊपर आपके क्या पाया जाता है, यहाँ आपके जो आपके स्टमक होंगे वो होंगे, इधर लीवर होंगे, और इसके नीचे आपके यहाँ पर आपके लार्ज इंटेस्टाइन बनी होगी, और लार्ज इंटेस्टाइन के जो बीच में कॉइल यानी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो नली है वो कॉइल यानी कि कुंडलित अवस्था में पाई जाती है, एक्टिव अवस्था में पाई जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये सी आकार की संरचना है, यहाँ पर ये पाई जाती है। जो ये ग्लैंड्स होती है इसकी जो साइज होती है वो लगभग 12 से 15 सेंटीमीटर, यानी कि पैंक्रियाज की जो साइज है वो 12 से 15 सेंटीमीटर होती है, जबकि इसकी जो वेट होती है वो 50 से 70 ग्राम होती है, यानी कि इसकी वजन 50 से 70 ग्राम होती है। तो ये जो पैंक्रियाज होती है, ये पैंक्रियाज एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट मटेरियल्स जूसेस का सिक्रेशन करती है। जो भी जूसेस होती हैं वो जूस एक डक्ट बनाती है, जिसे पैंक्रियाटिक डक्ट बताते हैं, और इस पैंक्रियाटिक डक्ट से आपकी बाइल डक्ट आती है, इससे जुड़ती है। ये आपकी बाइल डक्ट और ये आपके पैंक्रियाटिक डक्ट। जो बाइल डक्ट एंड पैंक्रियाटिक डक्ट होते हैं ये दोनों आगे चल के कॉमन डक्ट बनाते हैं, इसे हीपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। हीपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। ये कॉमन डक्ट बनाते हैं, और कॉमन डक्ट बनाने के फलस्वरूप क्षेत्र द्वारा आपके जो डियोडिनम होता है यानी कि ग्रहणी होता है उसके अंदर ये खुलते हैं, यानी कि जो भी जूस आएगा बाइल आएगा और पैंक्रियाज द्वारा बने हुए जो जूस होंगे वो आपके इस हीपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट द्वारा आपके डियोडिनम में निकलते रहते हैं। यहाँ पर भी आपके क्वाल होती है, संकोचक पेशी होती है जो बाद में आप हायर क्लास में पढ़ेंगे। अब हम लोग जानते हैं कि जो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है ये आपके एक मिश्रित ग्रंथ होती है, एक आपके मिक्स्ड ग्लैंड होती है। पैंक्रियाज एक मिक्स्ड ग्लैंड्स होती है यानी कि मिश्रित ग्रंथ होती है। क्यों मिक्स्ड ग्लैंड होती है इसके विषय में हम जानते हैं, क्योंकि इसमें दोनों तरह की जो हमारी ग्लैंड्स हैं, एक जो है ये आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ये पाई जाती है एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है ये पाई जाती है। दूसरी जो है एंडोक्राइन ग्लैंड ये भी पाई जाती है। तो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, ये इन दोनों के पाए जाने की वजह से इस पैंक्रियाज को मिक्स ग्लैंड यानी कि मिश्रित ग्रंथ कहते हैं। यानी कि जो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, इस लीफ लाइक स्ट्रक्चर में ये दोनों तरह की ग्रंथियां यानी कि बहिस्रावी ग्रंथियां और अंतःस्रावी यानी कि एंडोक्राइन ग्रंथियां पाई जाती हैं। आइए जानते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं। देखिए, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स ऐसी ग्लैंड्स होती हैं जो आपके डक्टेड ग्लैंड्स होती है, यानी कि जिसमें नली पाई जाती है, डक्टेड। ग्लैंड्स के विषय में हमने आपको बताया था डाइजेस्टिव सिस्टम में या डाइजेस्टिव ग्लैंड में कि ग्लैंड ऐसी कोशिकाओं की समूह होती है जो विशेष रासायनिक पदार्थों को सिंथेसाइज करती हैं, वो ग्लैंड्स कहलाती हैं। तो यहाँ पर एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं जिस रासायनिक पदार्थ को सिंथेसाइज करती हैं, संश्लेषित करती हैं, उस रासायनिक पदार्थों को एक नली में रिलीज करती हैं, निकालती हैं,
इस कारण ऐसी ग्रंथियों को हम लोग डक्टेड ग्लैंड्स या फिर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। शरीर की ऐसी ग्रंथियां अर्थात विशेष पदार्थों को बनाने वाली ऐसी ग्रंथियां जो अपने पदार्थों को किसी नली में रिलीज करती हैं, निकालती हैं, उस ग्लैंड्स को हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। तो बहुत सारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हम लोगों के पाए जाते हैं, जिसमें आपके लीवर्स हैं और ये पैंक्रियाज में भी आपके पाए जा रहे हैं। तो ये आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऐसी ग्लैंड्स होती हैं जो आपके डक्टलेस होती हैं। डक्टलेस, डक्ट मीन ट्यूब यानी कि नली, डक्ट मीन ट्यूब होता है, नली होता है, यानी कि डक्टलेस, ट्यूबलेस, यानी कि इसमें ट्यूब नहीं होती है, नली नहीं होती, यानी कि ऐसी ग्लैंड्स जो अपने पदार्थों को डक्ट में यानी कि नली में नहीं निकालती हैं, वो डायरेक्ट ही अपने आसपास उस मटेरियल्स को जिसकी सिंथेसाइज वो करती हैं उसको वहां रिलीज कर देती हैं। उसे हम लोग डक्टलेस कहते हैं, यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। तो ये दोनों ग्लैंड्स जो होती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं, ये दोनों ग्लैंड्स हम लोगों के पैंक्रियाज में पाई जाती हैं। इस कारण से हम लोग मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। चलिए आइए देखते हैं हम लोग आगे कि जो ये पैंक्रियाज है, इस पैंक्रियाज की जब हम लोग काट करते हैं, चलिए ये हमने काट किया, इसके सेक्शन मैंने काटा, यानी कि पतली काटा और काटने के फलस्वरूप इसका मैंने माइक्रोस्कोपिक स्टडी किया, यानी कि हम लोगों ने क्या किया, इस माइक्रोस्कोप इस पार्ट्स को जितना हम लोगों ने सेक्शन किया है इसको इसकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी किया। जैसे हम लोग सेक्शन ऑफ पैंक्रियाज कहते हैं, यानी कि पैंक्रियाज की काट। जब इसके हम लोग अध्ययन करते हैं तो पैंक्रियाज में कुछ हम लोगों को एक कह सकते हैं कि बहुत बढ़िया डायग्राम दिखती है, लोगों को चित्र दिखते हैं, जो यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट किया है। इस पैंक्रियाज में आपके गोल गोल कोशिकाओं की ढेर सारी पिंड पाई जाती है। पैंक्रियाज में जब इसी काट को हम लोग माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं, यानी कि सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन करते हैं, तो दिखता क्या है कि पैंक्रियाज में ढेर सारी कोशिकाओं की एक पिंडक पाई जाती है। बहुत सारी कोशिकाओं की पिंडक पाई जाती है। देखिए ये क्या है, पिंड मतलब जिसमें आप कह सकते हैं बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी सेल्स एक दूसरे से जुड़कर एक ढेर बनाती है, वो पिंड है। तो ये देखिए ये भी एक पिंड है, ये भी पिंड है, ये भी पिंड है, ये सब जो पैंक्रियाज की पिंड बनाती है उसे हम लोग पैंक्रियाटिक लोब्यूल्स कहते हैं। ये सब क्या है, पैंक्रियाटिक लोब्यूल्स हैं, यानी कि अग्न्याशयी पिंडक, जिसे हम लोग एसिनी कहते हैं। इस पैंक्रियाटिक लोब्यूल्स को हम लोग एसिनी कहते हैं। जो ये पैंक्रियाटिक लोब्यूल्स होता है, ये पैंक्रियाटिक लोब्यूल्स में आपके क्यूबॉइडल सेल्स यानी कि घनाकार कोशिकाएं होती हैं। देखिए घन के आकार की ये सब सेल्स पाई जा रही हैं इस पैंक्रियाटिक लोब्यूल्स में। 9th में पढ़े हैं कि आपके शरीर के अंदर सेल ही सारे काम करते हैं। तो ये जो पैंक्रियाटिक लोब्यूल्स की जो सेल है, जिसे हमने लिखा है सिक्रेटिंग एपिथेलियम सेल्स, यानी कि ये एपिथेलियम सेल्स हैं जो कुछ पदार्थों को सिक्रीट करते हैं, यानी कि उसको स्रावित करते हैं। तो ये जो सेल्स होती हैं ये पदार्थों को सिंथेसाइज करती हैं, संश्लेषण करती हैं, और इसको संश्लेषण करने के फलस्वरूप, फॉर्मेशन करने के फलस्वरूप इसे एक छोटी सी डक्ट में रिलीज करते हैं, जिसे हम लोग डक्टिल जगह होती है उसमें रिलीज करते हैं, जिसे डक्टिल कहते हैं। यानी कि जिन पदार्थों को ये सिंथेसाइज करते हैं उसको एक छोटी सी जगह में रिलीज करते हैं, जिसे हम लोग डक्टिल कहते हैं। तो ये जो भाग है, ये पैंक्रियाटिक जो लोब्यूल्स है, ये आपके एक्सोक्राइन होते हैं। क्या होते हैं आपके? एक्सोक्राइन होते हैं, यानी कि जैसे हम लोग एक्सोक्राइन भी कह सकते हैं, एक्सोक्राइन होते हैं और आपके एंजाइम्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये आपके एक्सोक्राइन है, और एक्सोक्राइन जो ग्लैंड्स होती हैं ये आपके एंजाइम्स का फॉर्मेशन करती हैं। किसका फॉर्मेशन करती हैं? एंजाइम्स का फॉर्मेशन करती हैं, जिसका डाइजेशन में हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। तो एक्सोक्राइन जो है वो 3 तरह की इंपॉर्टेंट एंजाइम का फॉर्मेशन करती हैं। ये जो है ये ट्रिप्सिन, ट्रेप्सिन, एमाइलोक्सिन एंड स्टेप्सिन, या फिर इसे हम लोग लाइपेज। देखिए ये 3 तरह के एंजाइम जो हैं ये स्रावित करती हैं आपके पैंक्रियाटिक लोब्यूल्स की जो ये सिक्रेटिंग सेल्स हैं। इसके अलावा और भी एंजाइम इसमें पाए जाते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज एंजाइम एंड राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम, ये भी पाए जाते हैं इसमें। तो ये इन एंजाइमों का स्राव करती हैं आपके एक्सोक्राइन। ये जो है ये सब आपकी क्या है? एंजाइम्स हैं। ये सभी
एंजाइम्स हैं। एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम ऐसे प्रोटीन के बने हुए ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी भी कार्य में यानी कार्य में आपके जुड़कर उसके कार्य को फास्ट कर देते हैं, तेज कर देते हैं, वो आपके एंजाइम कहलाते हैं। तो ये चीजें हैं आपकी एक्सोक्राइन। जबकि एंडोक्राइन क्या होता है कि जो ये पैंक्रियाटिक ग्लोब्यूल्स होते हैं, इस पैंक्रियाटिक ग्लोब्यूल्स के बीच बीच में आपके कई सारी कोशिकाओं के गोल समूह होते हैं, यानी कि गोल गोल कोशिकाओं के आपके ढेर सारे समूह पाए जाते हैं, जिसे हम लोग स्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। जिसे हम लोग स्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। तो ये आपकी स्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस है। जो लैंगरहैंस की कोशिकाएं हैं, इसके बीच बीच में आपको ये छोटी सी संरचनाएं दिख रही हैं, जिसे ब्लड वेसल्स हैं, यानी कि रुधिर नलिकाएं हैं, इसके बीच में पाई जाती हैं, जो खून को लेके आती हैं और यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजों को सप्लाई करती हैं सभी सेल्स को। तो ये आपके ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। अब जो ये सारी सेल्स होती हैं स्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस, और जो ये लोब्यूल्स होती हैं, इसको आपके एक कनेक्टिव टिश्यू द्वारा बांधा जाता है। तो ये जो आप सेल्स, ये आप जो पार्ट देख रहे हैं जो हमने बनाया हुआ है, लाइन खींचा हुआ है, ये कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू इन सेल्स को और लोब्यूल्स को आपस में बांधने का काम करते हैं। तो पूरी जो पैंक्रियाज है, इस पैंक्रियाज में इस तरह की डायग्राम पाई जाती है। दूसरी जो स्टेप है यानी कि एंडोक्राइन जो है, इस एंडोक्राइन में आपके ये स्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस है, ये आपके एंडोक्राइन्स होती है। इस स्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस में 3 तरह की सेल्स पाई जाती हैं। स्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस में 3 तरह की सेल्स पाई जाती हैं। एक जो सेल्स है अल्फा सेल्स, दूसरी जो है बीटा सेल्स, तीसरी जो है डेल्टा सेल्स। 3 सेल्स पाई जाती हैं स्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस में, डेल्टा सेल्स। तो ये 3 तरह की सेल्स पाई जाती हैं एंडोक्राइन यानी कि स्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस में, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स। जो तीनों सेल्स होते हैं, ये तीनों सेल्स आपके मिलकर 3 तरह के अलग-अलग 3 तरह के हार्मोन्स का फॉर्मेशन करते हैं। यानी कि स्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस की जो सेल्स होती है, ये हार्मोन का फॉर्मेशन करती है। अब हार्मोन क्या होता है? हार्मोन जो होता है किसी भी सेल्स पर पहुंचकर वहां की क्रियाओं को कह सकते हैं कि सही तरीके से करने के लिए उसको प्रेरित करता है, जिसका हम लोग आगे जिक्र करेंगे जब हम लोग आपकी कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे, सामंजस्य पढ़ेंगे, तो समन्वय पढ़ेंगे, तो वहां पर हम लोग इसका जिक्र करेंगे, हार्मोन को विस्तृत पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ पर जानते हैं अल्फा सेल्स के द्वारा आपकी ग्लूकेगॉन हार्मोन का फॉर्मेशन होता है। किस हार्मोन का फॉर्मेशन होता है? ग्लूकेगॉन हार्मोन का फॉर्मेशन होता है। जबकि बीटा सेल्स जो होती हैं, इसके द्वारा इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है। जबकि डेल्टा सेल्स जो होती हैं, इसके द्वारा आपके सोमैटोस्टेटिन का फॉर्मेशन होता है। स्टेटिन का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह आपके जो 3 सेल्स हैं, इन तीनों सेल्स द्वारा 3 तरह के हार्मोन का फॉर्मेशन होता है। अब जानते हैं ये तीनों जो हार्मोन हैं, ये क्या फंक्शन करती हैं? ग्लूकेगॉन, नेम से स्पष्ट है, ग्लूकोज। आपने देखा क्या था कि जो डाइजेशन थी, उस डाइजेशन में आपके जो ग्लूकोज था वो निकलता था। जब भी आपके रक्त में, खून में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती थी, तो जो लीवर था वो लीवर इस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को रुधिर से लेकर आपके ग्लाइकोजन के रूप में आपके अंदर रखती थी। वो स्वयं नहीं रखेगी। जब भी आपके रुधिर के अंदर, पहले हम लोग पढ़ते हैं आगे अल्फा सेल्स द्वारा जो ग्लूकेगॉन हार्मोन का स्राव होता है, उससे पहले हम लोग पढ़ते हैं, इसको पढ़ लें, फिर हम लोग आपकी ग्लूकेगॉन को पढ़ेंगे, जिससे समझने में आसानी होगी। इंसुलिन क्या काम करता है? यानी कि इंसुलिन जो है एंटी डायबिटिक हार्मोन है, यानी कि ये हमें शुगर रोग से बचाता है। यानी कि जो डायबिटीज रोग है, उस डायबिटीज रोग से हमें बचाता है। इंसुलिन हार्मोन हमें डायबिटीज रोग से बचाने का काम करता है। अगर हमारी बीटा सेल्स इंसुलिन नहीं बनाएंगी तो हमें डायबिटीज हो जाएगी या हो सकती है। चलिए समझते हैं, जब भी हम लोग भोजन करते हैं या फिर हमारे रुधिर के अंदर, खून के अंदर शर्करा यानी कि मिठास की मात्रा बढ़ जाती है, अर्थात ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, तो जो ये इंसुलिन है, ये इंसुलिन लीवर सेल्स को जाके बताता है। यानी कि पैंक्रियाज की जो बीटा सेल्स हैं वो इंसुलिन बना के आपके खून में डाल रही हैं, और फिर ये आपके लीवर पर जाता है और लीवर सेल्स को बतलाता है कि तुम ऐसा करो कि जो आपके ब्लड है, उस ब्लड में आपकी ग्लूकोज की मात्राएं बढ़ गई हैं और इसको आप इकट्ठा करके अपने अंदर रख लो। तो लीवर सेल्स जो क्या करती है, जो रुधिर में बढ़ी हुई
ग्लूकोज होती है उस ग्लूकोज को प्राप्त करके अपने अंदर जमा कर लेती है ग्लाइकोजन फॉर्म में, ग्लाइकोजन के रूप में उसको जमा कर लेती है और रुधिर में मिठास की मात्रा यानी कि जो शक्कर की मात्रा है, शर्करा की मात्रा है, ग्लूकोज की मात्रा है, उसको सही लेवल पे लेके चली जाती है यानी कि मेंटेन कर देती है। ये काम करता है इंसुलिन। दूसरा काम क्या है, अब हम लोग समझते हैं अल्फा सेल्स द्वारा स्रावित जो ग्लूकागॉन है। जब पुनः आप उपवास रहते हैं या काम करते हैं और खून में आपकी शर्करा की मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि खून से लगातार जब आप वर्क करते हैं और भोजन नहीं लेते हैं तो उस समय इन ग्लूकोज का यूज करती है सेल, जिसकी वजह से सेल्स के अंदर आपकी ग्लूकोज की मात्राएं कम हो जाती हैं। जब ग्लूकोज की मात्राएं कम हो जाती हैं तो लीवर सेल्स जो आपकी पैंक्रियाज जो होती है, इसकी जो अल्फा सेल्स है वो ग्लूकागॉन नामक हार्मोन का निर्माण करती है। ये ग्लूकागॉन हार्मोन जो होती है वो लीवर पे जाके काम करती है और लीवर को प्रेरित करती है, यानी कि उसे बतलाती है कि खून के अंदर शर्करा यानी कि ग्लूकोज की मात्रा जो है वो कम हो गई है, शरीर के सेल्स को नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसा कीजिए कि जो आपने ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन किया है उस ग्लाइकोजन को तोड़ डालिए और तोड़कर उस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल दीजिए। तो लीवर यही काम करती है कि उस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ती है और तोड़ के ग्लूकोज को आपके रुधिर में डाल देती है। एक बार पुनः आपके रुधिर में शर्करा की मात्रा अच्छी हो जाती है। ये काम करता है आपके ग्लाइकोजन। तीसरी जो है वो आपके डेल्टा सेल्स होते हैं, जिससे हम लोग इसके द्वारा स्रावित हार्मोन जो है वो सोमैटोस्टैटिन हार्मोन होते हैं। ये जो सोमैटोस्टैटिन हार्मोन होते हैं, इसका अपना एक फंक्शन है कि जो भी आपके डाइजेस्टिव एंजाइम स्रावित होते हैं उन एंजाइमों को ये इनहिबिट करता है यानी कि रोकता है। जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम स्रावित होते हैं डाइजेशन के दौरान, तो उन एंजाइमों के स्राव को ये इनहिबिट करता है यानी कि रोकने का काम करता है। तो इसके विषय में बहुत ज्यादा हम लोग यहाँ पर अध्ययन नहीं करेंगे और हायर क्लास में आप जाएंगे तो अध्ययन करेंगे। तो ये थी आपके पैंक्रियाज, और पैंक्रियाज के विषय में ये सारे नॉलेज थे। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये नॉलेज अच्छा लगा होगा। आप इसको रिवाइज करेंगे और इसकी नोट को बनाएंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।